तो आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। और आज के सैटरडे सेशन में मैं रविंद्र राठौड़ आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। और उम्मीद करता हूं आप सभी बिल्कुल सेहतमंद है, सभी के सभी ऊर्जावान है और अपने भविष्य को लेकर आप बहुत ही गहराई से सोचते हैं। तो आज का जो टॉपिक दरअसल दोस्तों लिया हुआ है वो काफी मजेदार टॉपिक है। आखिर क्या कारण है कि लोग हमारी बातों को नहीं सुनते, हमारी बातों को नहीं मानते। मैं इस टॉपिक को लेने से पहले काफी गहराई से सोच रहा था कि काफी हद तक अगर देखा जाए तो बहुत बार हम बहुत मेहनत भी कर लेते हैं, पर जैसे परिणाम हमको चाहिए ना वैसे नहीं आते। तो मैंने भी अगर इस लेवल पर अगर मैं भी कॉलिंग करता हूँ तो मुझे भी नो शो होता है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड बताया जाता है। औरों की तुलना में हो सकता है कि मैं थोड़ा सा कुछ अच्छा कर भी लूं, पर इतना भी अच्छा नहीं है कि जिससे मैं तुरंत ही डायमंड चला जाऊं, तो मैंने देखा कि ये जो दिक्कत आती है ना, ये लगभग सभी के साथ आती है और सभी के सभी इस चीज से ना जूझ रहे हैं। आई होप कि आप मुझे बहुत अच्छे से सुन रहे हो। तो मैंने इसके बाद एक थोड़ा-सा, क्योंकि मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से हूँ, एक चीज़ समझकर मेरे दिल और दिमाग पर छा गई। मुझे लगा कि ये आप लोगों के साथ साझा करनी चाहिए। दरअसल इसमें 2 चीज़ें आती हैं, एक मैं जो मैं दे रहा हूँ, एक वो जो ले रहा है। मैं या तो ठीक से नहीं दे पा रहा हूँ या सामने वाला ठीक से नहीं ले रहा है। तो इसमें बार-बार ये हम लोगों ने हर ट्रेनिंग में, हर सेशन में, हर जगह यही सुना है कि चेंज योरसेल्फ, अपने आप में बदलाव करो, अपने अंदर तमाम चीज़ों का सुधार करो। पर मुझे लगता है कि ये बात तो सही है, हम इसको तो नकार नहीं सकते, लेकिन इसके पीछे ना एक एक आज मैं आप लोगों के सामने थोड़ा-सा हिडन एक जो कारण है ना, वो बताना चाहूँ। हम लोग ना अगर ढंग से देखें, इत्मीनान से देखें, गहराई से सोचे तो एक चीज़ उभर कर हमारे सामने आएगी और वो है हमारी शिक्षा प्रणाली। और इसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते और ना ही आप मेरी बातों को नकार सकते। मैं शुरू से अंत तक आपको बताता हूँ कि हमारे साथ दिक्कतें, चैलेंजेस क्या हुए। जब अंग्रेज भारत में आए ना, वो अपने साथ अपने तरह का एक एजुकेशन सिस्टम ले, और वो जब एक एजुकेशन सिस्टम लेके आए तो वो ये सोच के नहीं लाए थे कि भारत में हमको उद्योगपतियों की लाइन लगानी है, भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, मेड इन इंडिया बनाना है, मेड फॉर इंडिया बनाना है, ये तमाम चीजें लेकर नहीं आए थे। वो ये सोच लेकर आए थे कि हमको भारत में ज्यादा से ज्यादा वर्कर्स चाहिए, क्वालिफाइड वर्कर चाहिए। और इसी तरह की उन्होंने शिक्षा प्रणाली को डिजाइन भी किया। आप सभी को पता है कि हमारे भारत के बहुत ही सत्यशोधक समाज की स्थापना करने वाले महात्मा फुले जी ने हंटर कमीशन को ये बताया था कि शिक्षा प्रणाली किस कदर होनी चाहिए। तो ये मैं एजुकेशन से जुड़ा हुआ हूं तो कुछ चीजें उभर कर सामने आई। वक्त बदला, तेजी से बदलते हालात है, पर अभी भी हमारे शिक्षा प्रणाली में बदलाव की गुंजाइश बहुत ज्यादा है। और जब हम घर से निकलकर बच्चे स्कूल में जाते हैं और जो हमें सिखाया पढ़ाया जाता है वो इतना भयावह है कि हम सिवाय नौकरी के, सिवाय जॉब के, एजुकेशन को महत्व ही नहीं देते। तो जब मैं स्कूल में जाता था, गांव में होता था, तो लोग बोलते थे, "हाँ, तू बड़ा पढ़ लिख के कलेक्टर बन जाए, तू आया बड़ा पढ़ने वाला।" अरे भैया, आजकल नौकरी कहाँ है, इसलिए पढ़ने का कोई मतलब नहीं। ये सिर्फ लाइनें नहीं है, ये जो बातें ना हमारी शिक्षा प्रणाली को दर्शाती। अगर सीख कर नौकरी नहीं मिलेगी तो सीखना नहीं, क्योंकि सीखने में यही सिखाया जाता है कि आप अच्छे से अच्छा नौकर कैसे बन सकते, यही सिखाया जाता है। कुछ लोगों ने डीएड कर लिया, बीएड कर लिया, पीएचडी कर ली, सेट नेट कर लिया और वो अलग-अलग स्कूल से लेके कॉलेज तक पढ़ाने लगे। मैंने ज़्यादातर एजुकेशन में पढ़े टीचर हो, इंजीनियर हो, बहुत अलग-अलग क्षेत्र में काम करने वाले लोग हो, वो आज से 30 साल पहले जो नॉलेज उन्होंने लिया था ना, दुर्भाग्यवश उसी नॉलेज के ऊपर वो निरंतर काम करते। वो कभी जीवन में अपने आप को अपडेट नहीं करते।
वो जब स्कूल की पहली सीढ़ी चढ़े ना, पहली बार पहली कक्षा में या जूनियर केजी में, तब एक ही माइंडसेट लेके वो चढ़े थे, मुझे नौकरी करनी। एक ही माइंडसेट लेके चढ़े। और ऐसे जो इस तरह की सोच रखने वाले 90% से ज्यादा लोग हैं, कि उनका एक ही मकसद है कि पढ़ाई सिर्फ और सिर्फ नौकरी के लिए की जाती है। जॉब में जॉब आपको 2 वक्त का खाना दे सकता है, पर पूरी जिंदगी छीन लेता है। और ये पूरी जिंदगी आपसे छीन लेता है ना, तो आप एक गहराई से सोच सकते हो, आप उस सर्कल से बाहर कभी निकलते ही नहीं है, और निकलना चाहिए ऐसा आपको लगता भी नहीं। आप उसी को जीवन मान के चलते, क्योंकि बचपन से जो यहाँ पे आपके दिमाग में जो डाला गया ना, वो इतना खतरनाक है कि आप नई चीजों को सीखना, नई चीजों को ढूंढना, नई चीजों में जीवन तलाशना, ये आपके बस की बात है ही नहीं, है ही नहीं। क्योंकि आप लॉक कर देते हो। जैसे आपने कुछ कोशिश की, आप टीचर बन गए, आपने कुछ कोशिश की, आप कहीं पुलिस बन गए, आपने कोशिश की, आप कहीं क्लर्क बन गए, आपने कोशिश की, आप ब्ला ब्ला जो बनना था बन गए, और आपने अपनी लाइफ को फुल स्टॉप। और जब आपने लॉक करके रख दिया, उसे अगर मैं कुछ प्लान दिखाने जाऊं, तो आपको क्या लगता है, वो एक्सेप्ट कर लेगा? क्या लगता है आपको, वो मान लेगा? उसको तो ये लगता है कि जो मैं जानता हूं वही फाइनल दुनिया है, जबकि उसे कोई किताब पढ़े सालों हो गए, किसी सफल व्यक्ति की संगत में भी नहीं होते। और जो हमने स्कूल में पढ़ा था, कॉलेज में पढ़ा था, उसके बाद हम जीवन में किसी किताब को हाथ नहीं लगाते। ऐसी बहुत बड़ी संख्या है पूरे विश्व में। चंद लोग होते जो किताबें पढ़ते, चंद लोग, और वही तो दुनिया पे राज करते। और हमने जो पढ़ा है, और हम जिन लोगों के बीच में है, वहां पर हमारे ऊपर एक ही चीज हावी रही थी हमेशा, नौकरी नौकरी नौकरी, हमेशा जॉब। मैं डॉक्टर हूं, मेरा बेटा बड़ा डॉक्टर बने। मैं टीचर हूं, मेरा बेटा बड़ा कुछ कलेक्टर बनेगा। है ही तो नौकरी। डर के कभी कभी मैं सोचता हूं, डर भी लगता है कि मैं जहां से शुरू कर रहा हूं, और मैं जब इस चीज को खत्म करूंगा, वो मेरे बेटे के कोई काम का है ही नहीं। यानी कि मैं अगर लॉयर हूं, तो मैं मेरे बेटे को लॉयर की डिग्री नहीं दे सकता हूं कि कल से तू जाना मेरे जगह दूसरी जाके कहीं केस लड़ना। आप, अगर मैं बहुत बड़ा डॉक्टर हूं, तो वो डिग्री मैं मेरे बेटे को नहीं दे सकता हूं। वापस से मेरे बेटे को जीरो से स्टार्ट करना, जीरो से शुरू करना पड़ेगा। लेकिन ये शुरुआत की धीरूभाई अंबानी ने, वहां से आगे लेके गए उनके बेटे। छोटे से छोटा बिजनेस भी रहेगा ना भाई, अगर आपके पास चाय का ठेला भी रहेगा, चाय का ठेला, तो आपके बेटे को जीरो से स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आप चाय का ठेला चलाते चलाते आपने बहुत सारे कस्टमर हायर किए थे, बहुत सारे कस्टमर्स आपने बनाए थे। आपके बेटे को वहां से आगे शुरू करना। हमारी शिक्षा प्रणाली ने हमें कभी कभी ये बताया ही नहीं कि हम बहुत बड़े बिजनेसमैन बन सकते हैं, कुछ स्टार्टअप कर सकते हैं। हमें घिसा पिटा ज्ञान बताया गया, बताओ साउथ अफ्रीका का कैपिटल क्या है, और हमको लगा वो कैपिटल पता चल गया तो साउथ अफ्रीका हमारा हो गया, बोला केप टाउन। बताओ कि इंग्लैंड का कैपिटल क्या है, हमको लगा बता दिया लंदन तो हमारा हो जाएगा। और जो नॉलेज हमने लिया ना, उसने हमको बहुत ही आइडियल नौकर बना के रखा है, बहुत ही आइडियल नौकर बना के। तो जब हम लोगों से बात करते हैं ना, तो हमारे सामने जो लोग बैठे हैं ना, वो एक घिसी पिटी शिक्षा प्रणाली से निकलकर बाहर आए, बाहर आए। और ऐसे लोगों से जब हमारा सामना होता है, तो संघर्ष होगा। क्योंकि मैं जिन लोगों के बीच में हूं, वो आप लोग हो, और आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, हम जिस तरह का नॉलेज ग्रहण कर रहे हैं। आप में से कोई एक भी ऐसा बंदा यहाँ पे नहीं है जो इस बिजनेस में आने से पहले रॉबर्ट कियोसाकी को पढ़ चुका है। हो सकता है 1-2 नंबर हो सकते हैं। इस बिजनेस में आने से पहले हमने ब्रायन ट्रेसी को पढ़ा है। इस बिजनेस में आने से पहले हमने जैक कैनफील्ड को पढ़ा है। इस बिजनेस में आने से पहले हमने डेल कार्नेगी को पढ़ा है। नहीं, हमने क्या पढ़ा कि भारत से लगकर कितने देश की सीमाएं हैं, और हमने अपनी सीमाएं बना ली।
और क्या देखा गया एजुकेशन में, भाई इसकी मेमोरी कितनी शार्प है, याददाश्त कितनी शार्प। पूरा साल पढ़ाई करो, 3 घंटे में याददाश्त जितना है उतना लिखो, मार्क्स आ गए, आप यूनिवर्सिटी में फर्स्ट आ गए, ये गोल्ड मेडल लो और भटकते रहो। तो कहीं ना कहीं हमको ये सोचने की आवश्यकता है कि जब मैं इस गहराई में गया, तो मुझे मेरे व्यवसाय के बारे में जब मैं लोगों से बात कर रहा था, तो मेरे समझ में अब आया कि सामने वाला दरअसल एक बीमार मानसिकता से ग्रासित है। उसने अपने आप को लॉक कर दिया है। अब वो बड़ा सोच नहीं रहा है, उसको अपना भविष्य कहीं नजर नहीं आ रहा है। जब वो पूरी दुनिया पे राज कर सकता है, वो कुछ समेटे रखा है अपने आप को, अपने अस्तित्व को बचाए रख रहा है। उसको लग रहा है कि यहाँ से मैं बाहर जाऊंगा तो मेरे अस्तित्व को कोई धक्का नहीं लगेगा। लोग पूछते हैं, सर मैं जॉब करता हूं, अगर इस बिजनेस को करूंगा तो क्या मेरे जॉब के ऊपर तो कुछ असर नहीं होगा? वो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए जूझ रहा है। वो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है। तो मैं ये सोचता हूँ कि हमने अपने आप को कितना सिकुड़ के रखा है, बिकॉज ऑफ एजुकेशन। शिक्षा क्या है? जो घट गया उसके बारे में बार बार बताया जाता है। आज भी शिक्षा में ऐसे बहुत सारे कंटेंट है जो आउटडेटेड हो चुके हैं। बहुत ऐसे है जो आउटडेटेड हो चुके हैं, लेकिन हमने उसके साथ में मार्क्स लेने के लिए, कुछ अंक लेने के लिए हमने कॉम्प्रोमाइज कर लिया। और वही सोच लेकर हम बाहर निकलते दोस्त, तब पता चलता है कि भारत में इतने बड़ी मात्रा में बेरोजगार घूम रहे हैं। और हमारी देश की जो एक आदत है ना, सब गवर्नमेंट के भरोसे, सब गवर्नमेंट के भरोसे। वो जब जॉब निकालेंगे तब फॉर्म भरेंगे, वो जब कहेंगे तब लाइन में खड़े होंगे। और हम दिन ब दिन बेरोजगार की लंबी लाइन बना दी। ये हम अपने हाथ से अपने जीवन के साथ में बहुत ही घिनौना खेल खेल, जिसका खामियाजा हम पूरा जीवन भुगत। मैं एक संत को सुन रहा था, किसी एक व्यक्ति ने संत से कहा, गौर से सुनना इस बात। संत से उस व्यक्ति ने कहा कि आजकल लोगों की लालच और लोगों की चाहत की कोई सीमा नहीं है। लोग आजकल बड़ा बंगला, बड़ी कार, ये बड़ा, वो बड़ा, इसमें लोग ना पूरी तरह से घुल गए हैं और दुखी हो गए हैं। आप भी मेरी इस बातों से सहमत हो? तो संत ने मुस्कुराकर कहा, बात ये नहीं है कि कोई बंगले की चाह रख रहा है, बड़ी कार की चाह रख रहा है, इसलिए दुखी है। ना, वो दुखी इसलिए है क्योंकि वो दुनिया पे राज करता है और इतनी छोटी सी चाह रख रहा है। क्या कहा उस संत ने? कि वो दुनिया पे राज कर सकता है, लेकिन इतनी छोटी सी चाह रख रहा है, इसलिए वो दुखी है। क्योंकि वो मर जाता है लेकिन उसको पता नहीं चलता है उसको जीवन में क्या चाहिए। उसका जीवन खत्म हो जाता है लेकिन मरते दम तक उसे पता नहीं चलता कि धरती पर उसने क्यों जन्म लिया था, क्यों आया था। हम कहते हैं हमारे साथ आओगे तो आपकी जिंदगी बदल जाए। आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने बेताल 25 सुनी होगी कहीं ना कहीं। विक्रम बेताल, राजा विक्रमादित्य, उसका पहला ही एक चैप्टर है। उस चैप्टर को मैं थोड़ा सा ना एक विस्तार से आपको बताता हूँ, गौर से सुनना आप इसको। तो राजा विक्रमादित्य का दरबार हुआ करता था, और जब सुबह होती थी तो बहुत सारे लोग राजा के लिए कुछ न कुछ गिफ्ट लेकर आया करते। तो जंगल से एक ऋषि आता था, और एक सुबह एक जंगली फल राजा के लिए लेके आता था। तो वो लाकर वो फल वहां के वजीर के हाथ में दिया करता। ये प्रक्रिया लगातार चलती रही, तकरीबन तकरीबन 10 साल। गौर से सुना स्टोरी को, कितने साल चलती रही? 10 साल। एक दिन उस वजीर ने उस फल को लिया और पालतू बंदर को दे दिया। पालतू बंदर ने उस फल को खाया तो उसमें से हीरा निकला। जैसे ही हीरा निकला, राजा
और उस राजा के मंत्रीगण और वो वजीर सब चौंक गए कि भाई ये कैसे हीरा निकला इसके अंदर, ये कहाँ से हीरा है इसके अंदर। तो उस जंगल जंगल से आए सन्यासी ने कहा, ये मैं पिछले 10 साल से आपको लगातार दे रहा हूँ, 10 साल से लगातार दे रहा हूँ, ये आज आपके समझ में आया। राजा ने वजीर को देखा और कहा, ये क्या हो रहा है? वजीर ने कहा, महाराज ये फल लाके मुझे जंगली फल लाके देता था, मुझे लगा ये जंगली फल आपको क्या खाने को दूं, इसलिए मैं इसको फेंक देता था, इसको मैं फेंक देता था, इसको मैं फेंक देता था। अरे मूर्ख, देखना तो चाहिए, इसके अंदर तो वो हीरा है जिसकी कहीं किसी से तुलना नहीं हो सकती है। लेकिन महाराज मैंने ये एक जगह फेंका है, मैं लगातार एक ही जगह 10 साल से फेंकते आ रहा हूं। अब वहां कुछ नहीं था, जो गया सो गया। तो उस सन्यासी की तरह हमारे इस बिजनेस में भी कुछ लोग पिछले 10 साल से लगातार किसी को डायमंड शिप देते आ रहे, लेकिन लोग ले नहीं रहे, लोग मना कर रहे, वो समझ नहीं पा रहे कि उनके हाथ में क्या है, वो इसके साथ में मैच ही नहीं कर पा रहे। 10 साल से हम में से कोई बंदे हैं जो बार बार किसी का फॉलोअप ले रहे, जाकर एमवे का फ्रूट्स उनको दे रहे कि भाई ले लो, इसमें से डायमंड निकलेगा, आप डायमंड बनोगे, आपकी जिंदगी संवर जाएगी। बार बार दे रहे उसे। वो बोलता है मेरे पास टाइम नहीं, वो बोलता है मैं बड़ा व्यस्त हूं, मैं आपका फल चखना नहीं चाहूंगा। और जब वो चखेगा ना दोस्त, तो इससे पहले कि हमारी वीडियो देख लेना रिग्रेट। जब समझ आती है ना, कभी कभी देर हो चुकी होती है, अब पछताने से क्या होगा, जब चिड़िया चिड़िया चुग गई खेत, क्या होगा बताइए। तो वो जब मैं स्टोरी को सुना, तो मेरे अंदर से एक आवाज है, यार हम भी तो कहीं ना कहीं लगातार लोगों को प्लान दिखा रहे, लगातार वो फल दे रहे। फिर राजा विक्रमादित्य को लगा कि ये संत तो कोई बड़ा महात्मा लगता है, इसकी बातों को तो सुनना चाहिए, इसकी बातों को सुनना चाहिए। तो संत कहते हैं कि आ जाओ हमारे साथ, चलो आओ, हम आपको जीवन का सार समझाते हैं। विक्रमादित्य उनके साथ चल पड़े। तो इन्होंने कहा लेकिन अब नहीं, रात में आना, अमावस की रात मैं शमशान घाट पे रहूंगा, मुर्दा घाट पर, वहां आना रात। राजा इससे पहले ऐसी रातों का अनुभव नहीं किया था। उनका बड़ा चाहिए तो ये कीमत चुकानी पड़ेगी। ये गए रात वहां पर, तो पता चला शमशान घाट में बहुत अंधेरा है, कहीं किधर से आवाज आ रही है, और उसमें ये जो संत है, ये कोई विद्या का प्रयोग कर रहा था, कोई विद्या का प्रयोग कर रहा था। इसने देखा कि इधर उधर सब मुर्दे हैं, कुछ हड्डियों का ढांचा है, स्केलेटन। ये डर गया और उस संत ने कहा कि जाओ, यहां से दूर जाओ एक पेड़ के ऊपर, और वहां से ना एक बेताल लेके आओ। ये गए, काफी लंबा सफर तय कर। इसने देखा कि वो बेताल पेड़ के ऊपर लटके पड़े। ये गए ऊपर, एक को छोड़ के उन्होंने नीचे गिराया, तो मतलब भूत ही था वो। नीचे गिरा, आवाज आई, ये डर गए। इसने उसको उठाया, पीठ पे रखा, पीठ पे रखा, तो सामने वाले ने, भूत ने इनसे बात करना शुरू। जैसे राजा ने बोला, ये झट से पीठ से निकला, पेड़ पर चढ़ा। राजा वापस पेड़ पर चढ़ा, उसको नीचे लेके आया, और भूत ने कहा, बेताल ने कहा कि तू बात करेगा तो मैं चला जाऊं। अब बेताल ने स्टोरी बनानी शुरू की, स्टोरी बतानी शुरू की। वो स्टोरी मैं यहाँ नहीं बताऊंगा क्योंकि लंबी स्टोरी है। स्टोरी बतानी शुरू की कि 3 लड़कों की स्टोरी बताई, जिनको एक लड़की बहुत अच्छी लगती थी। बड़ी गजब की स्टोरी है, कभी किसी नाइट हॉल में सुनाऊंगा मैं आपको। तो उन्होंने सवाल पूछा राजा से कि उसकी शादी किसके साथ हो सकती है। राजा जैसे बोला, बेताल उठा, पेड़ पे चढ़ा। मैं बताऊं आपको, 25 स्टोरी सुनी राजा, 25 स्टोरी, 25, इसलिए उसको विक्रम बेताल की, बेताल 25 ही कहते। तो 25 स्टोरी सुनने के बाद उसको समझ में आया, विक्रमादित्य को, कि बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए, उसको चुपचाप लेके जाना चाहिए, क्योंकि बार बार मुझे बातों में
उलझा देता है, उलझा देता है, उलझा देता है। तो उसने 25 स्टोरी सुनने का पेशेंस रखा, तो उस भूत को कंट्रोल में करके उस संत के चरणों में डाल। आप भी जब 25 ना सुनोगे, कुछ बेताल आपके कंधे पर आके बैठ जाएंगे, आपसे कहेंगे बिजनेस नहीं चलता है तो ज्यादा बोलो, वो आपसे कहेंगे कि कुछ नहीं होगा, हमने बहुत कुछ देखा है, आपके सर पर बैठेंगे, आपके कंधे पर बैठेंगे, तो डरना मत। 25 स्टोरी खत्म होते होते आप डायमंड बन जाओगे, मैं बता रहा हूं। आएंगे, कंधे पे बैठ जाएंगे, बताएंगे आपको। अरे ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये प्रोडक्शन जो है ना, ये शिक्षा प्रणाली से भूतों की संख्या ज्यादा बन गई, जो हमेशा संदेह से भरे हैं, जिनके पास हमेशा डाउट है, उन्हें दूर दूर तक कोई संभावनाएं नजर नहीं आती। आप बताने जाओ तो आंखें तान के आपसे बात करेंगे, अच्छा तो कितना बना रहा है, तो कब से बना रहा है, मैं तो सब जानता हूँ, न्यूट्रिएंट खाने से तो लोग मर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कहेगा। धैर्य बना के रखना राजा विक्रमादित्य की। हर एक व्यक्ति से बात करना पड़ेगा आपको बार बार। तो जब मैं ये बातें बता रहा हूं तो ये 100% लोगों पर लागू नहीं होती है। 100 में से 80 लोग हमेशा इस संसार का बोझ ढोते रहेंगे, और 20% लोग आपको एक क्रांति की शुरुआत करने के लिए मिल जाए, क्योंकि इसी शिक्षा प्रणाली से बहुत सारे योद्धा उभर कर बाहर आए, क्योंकि वो आउट ऑफ द बॉक्स, वो थोड़ा सा बाहर का उनका समाज को देखने का नजरिया अलग। आपके बिजनेस में आकर जो डायमंड जाएगा ना दोस्त, वो भीड़ से अलग है, उसकी सोच अलग है, उसके विचार अलग है, उसकी प्रायोरिटी अलग है, वो सफलता के लिए कीमत चुकाना जानता है। आपको उसकी तलाश में निकलना पड़ेगा। तो एमवे बिजनेस को कहते हैं उस लीडर की तलाश में निकलना, उस योद्धा की तलाश में निकलना, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में आकर डायमंड बनने वाला है, क्योंकि दुनिया वीरों से खाली नहीं है। आज जो ये संसार चल रहा है, ये उन्हीं 20% लोगों के कारण चल रहा है। ये कहीं न कहीं पुलिस डिपार्टमेंट में, कहीं न कहीं शिक्षा विभाग में, कहीं न कहीं हेल्थ डिपार्टमेंट में, कहीं न कहीं ये सब लोग न्याय व्यवस्था में है, तब जाके संपूर्ण विश्व संचलन कर रहा है। आपको ऐसे योद्धाओं को ढूँढना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी संख्या में फैले हुए हैं, ये आसानी से मिलते नहीं। आप किसी झंडू को पकड़ लोगे और ये मेरा डायमंड बोलोगे, तो वो आपको झंडू बना देगा, क्योंकि असर होता है। कभी-कभी हमको लगता है कि हमने बंदर को पकड़ के रखा है। एक बार क्या हुआ, हमारे दत्तात्रेय अलगढ़ जी एक बंदर को पकड़ के ले गए, गले में पट्टा डाल दिए, बड़े मुस्कुरा रहे थे। हमने कहा क्या हुआ दत्तात्रेय जी? अरे देखो ना सर, बंदर को कैसे पकड़ के रखा है। बंदर नीचे से मुस्कुरा रहा था। हमने कहा बंदर तू क्यों मुस्कुरा रहा है, तेरे गले में तो पट्टा है। अरे सर मेरे गले में पट्टा है, मैं भाग नहीं सकता। और दत्तात्रेय जी के हाथ में भी तो पट्टा पट्टा है ना, वो भी नहीं भाग सकते। तो ये तो बड़ा मुश्किल है कि कैद में वो है कि मैं हूं। तो कभी-कभी हम किसी-किसी बंदर को लेके आते हैं, ना वो हमको छोड़ता है, ना हम उसको छोड़ते हैं, और उसी के पीछे हम लोग जीवन बिताते रहते हैं। तो ये हमको समझ लेना चाहिए। मैं बताऊं आपको, योद्धाओं की तलाश करनी है ना, तो कुछ क्राइटेरिया बहुत सिंपल है उनके लिए। वो लगातार किताबों की संगत करता है, वो लगातार सीढ़ी और मीटिंग के एसोसिएशन में अपने आप को झोंक देता है, वो लोगों पे विश्वास करना जानता है, वो अपने आप पर विश्वास करना जानता है, विक्रमादित्य की तरह चुप रहना जानता है। सवाल किया तो उसको पता है कि सब कंधे से उठ के भाग जाएगा, वापस इसको खींच के लाना पड़ेगा। तो आपको अगर आखिर लोग आपकी बात क्यों नहीं मानते पता है? क्योंकि हमारी ज्यादा से ज्यादा एनर्जी कहां लगती है? जो ना कह रहा है उसको हा कहलवाने। तो किताब भी है कि ना को हा में कैसे बदले। आप सहमत हो मेरी बातों से? हम ज्यादा एनर्जी कहां लगाते? जो मना कर रहा है उसको हाँ कैसे कह लो, जो मना कर रहा है उसको हाँ कैसे कहलवाए। तो हमारी सारी एनर्जी वहां पे जा रही है। मैं कहूं आपसे, आपको ना को हा बदलने में जितनी ताकत लगाते हो ना, उससे कम ताकत लगती है हाँ बोलने वालों की तलाश में। नहीं, ज्यादा क्वांटिटी में प्लान दिखाओ, जो हाँ बोलेगा वो बीच में कहीं ना कहीं आ जाए, और जिसने मना कर दिया है ना, उसको आप स्वयं ब्रह्मा जी से मिलवा दो, फिर भी वो कहेगा ये मैं कैसे मान लूं कि तुम ब्रह्मा हो। तो क्या करोगे आप? क्या करोगे आप?
तो हमारे सुगी राजमानी जी ने बताया था एक बार, नहीं नंदा श्रृंगारी ने बताया था कि मैं लोगों को मेरा इनकम नहीं दिखाता, बताता नहीं। पता क्यों नहीं? तो वो बोलता है ये पैसा वाकई में मार्केट में चलता है क्या? हाँ, चेक तेरा ही है क्या? अच्छा, ये चेक कैश पे होता है क्या? ये जो दिखा रहे हैं वो सच है क्या? तो ये जो सवाल है ना, इसका कोई अंत नहीं है। लेकिन यहाँ पे अभी जो मेरे सामने बैठे, यहाँ में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बगैर कोई प्रमाण देखे अपने जीवन को बदलने के लिए बस निकल पड़े। किसी ने उनको बताया था कि ये प्रोडक्ट काम करता है और ये बिजनेस काम करता है, सो चल पड़े। उनके अंदर कभी संदेह नहीं आया, और जो संदेह से भरे हैं वो बाहर। तो आपके लोग बात क्यों नहीं मानते हैं? क्योंकि आप कम क्वांटिटी में कम लोगों को प्लान दिखाते रहते हो। जब आप ज्यादा क्वांटिटी में ज्यादा लोगों को प्लान दिखाओगे तो आपको हाँ बोलने वाले 100% मिलेंगे। आप लोगों को नहीं बदल सकते हो। जिसने अपने दिमाग को बंद कर दिया है, आप किसी तरह उसमें कुछ परिवर्तन नहीं ला सकते हो। आप बस आपको खुले दिमाग वाले को ही ढूंढना पड़ेगा। चल पड़ो अपने घर से एक ऐसी यात्रा पर जिसका कोई अंत नहीं। निकल पड़ो, अपना डेमो किट मैजिक को, अपना डेमो किट, अपना पैड और अपना पेन लेकर निकल पड़ो और यात्रा पे निकल पड़ो उस योद्धा की तलाश में जो आपके बिजनेस में डायमंड जाए। 6 ऑर्गेनाइजेशन डायमंड बना दो दोस्त, और क्राउन बनकर जीवन का भरपूर आनंद। पर हम उलझ गए उन लोगों के बीच में जिनके ना तो कोई सपने हैं और ना तो वो जीवन में कहीं ऊंचाइयों पर पहुंचना चाहते। आपकी बात लोग मानते हैं, बस आपको मानने वालों को ढूंढना पड़े। लोग आपके साथ चलते हैं तो आपको चलने वालों को ढूंढना पड़े। लोग आपकी सुनते हैं, आपको सुनने वालों को ढूंढना पड़ेगा। हमारे गुरुजी ने हमको शुरू में बता दिया था, थैंक गॉड, मेरे गुरुजी ने मुझे कहा था कि हम ढूंढ रहे हैं उन घोड़ों को जो गधों के बीच रह के भूल गए हैं कि वो घोड़े हैं, और हम लगे हैं गधे को घोड़ा बनाने। तो गधा कभी घोड़ा नहीं बन सकता है, घोड़ा घोड़ा होता है जिस दिन उसे एहसास होता है कि वो घोड़ा है, तो बंदूक की गोली की तरह तेज रफ्तार निकलती है। ये सबके लिए नहीं है। सब लोग आर्थिक आजादी नहीं पा सकते, सब लोग विदेश की यात्रा नहीं कर सकते, सब लोग लाखों नहीं कमा सकते, वरना इस संसार का संपूर्ण संतुलन बिगड़ जाए, संपूर्ण संतुलन बिगड़ जाएगा। क्योंकि हमारी शिक्षा प्रणाली ने बहुत ही ताकतवर नौकर बनाया दोस्त, बहुत ताकत, जो अपमान सहना जानता, जो बॉस की फटकार खाना जानता, अपने परिवार के सपनों को चकनाचूर करना जानता है। इच्छा हो या ना हो, लेकिन सुबह उठकर जॉब पे जाना जानता है। दोस्त, मैं किसी नौकरी को पुट डाउन नहीं कर रहा हूं। नौकरी 2 वक्त का खाना तो देगी, पर पूरा जीवन छीन लेगी। जाग जाओ, नौकरी के साथ साथ इस ऑर्गेनाइजेशन को शुरू करो, इस व्यापार को शुरू करो, क्योंकि इस व्यापार का विशाल काय रूप आने वाले वक्त में आपको दिखना शुरू हो जाए। फिर उस वक्त ये नहीं कहना कि काश उस वक्त शुरू किया होता तो आज बढ़िया था। यही सही वक्त। क्या चाहिए आपको? इससे आसान काम है कोई? पार्ट टाइम में पति पत्नी मिलकर पत्नी को हेल्प करो, पति को हेल्प करो, इससे बढ़िया आसान काम है कोई? जहां गए, चाय मिली, मस्त बातें हुई, थोड़ा सा बात किया, डेमो प्लान किया, इससे और क्या चाहिए? कोई आपके कनपट्टी पे बंदूक रखता है, गए मेरे को प्लान दिखाया, शूट करो इसको। होता है कभी? हम ही डरे जा रहे, हम ही मरे जा रहे, हम ही अपने आप को खाए जा रहे, और हम फिर कहते हैं कि सर हमने कोशिश की। कोशिश से कुछ नहीं होता है दोस्त, जुनून होना चाहिए, जुनून, और वो सफलता का जुनून होना चाहिए। घर से निकलो, सुबह शाम को लौटते वक्त आपको यह एहसास होना चाहिए कि थैंक गॉड आज मैंने शेर जैसा काम। हम अभी भी कहां पर है? हम अभी विरार में। मीटिंग खत्म होगी तो फिर हम कल्याण की तरफ चले। हम सोचते हैं ना इस जीवन को सफर में बिता देना है, ओ राही वो राही, पूरा सफर में बिता देना है। मैंने किताब में पढ़ा है, मेरे गुरुजी ने भी बताया कि जो इंसान सबसे ज्यादा सफर करता है ना, वो सबसे ज्यादा बुद्धिमान होता है। सफर पे निकलो। क्या हुआ पता है?
एक बार समंदर का मेंढक बारिश के कारण थोड़ा सा कहीं बवंडर उठा, समंदर का पानी थोड़ा बवंडर के साथ ऊपर चला गया, कुछ देर जाकर एक पड़ोस के कुएं में वो पानी गिरा और पानी के साथ एक समंदर का मेंढक कुएं में गिर गया। अब वो समंदर में रहने वाला मेंढक कुएं में आ गया और जैसे ही वो कुएं में आया, वो तो डर गया, ये छोटी सी जगह में कहाँ आ गया। फिर उसने कुएं के मेंढक से बात करना शुरू किया, अरे यार मैं जा रहता हूँ, दुनिया तो बहुत बड़ी है, आप इतनी छोटी सी दुनिया में कैसे रह लेते हो। तो कुएं का मेंढक उस समंदर के मेंढक को देखकर थोड़ा सा मुस्कुराया और एक छोटी सी छलांग लगाई यहां से यहां और बोला, क्या आप जहां से आए वो इतना बड़ा है। तो समंदर का मेंढक बोला, नहीं वो तो बहुत बड़ा है। तो कुएं के मेंढक ने दुगनी छलांग लगाई, क्या इतना बड़ा है। तो ये समंदर का मेंढक बोलता, नहीं इससे भी बड़ा है। तो इसने 3 गुना छलांग लगाई और पूछा, क्या इतना बड़ा है। तो समंदर के मेंढक ने कहा, अरे पगले, समंदर इतना बड़ा है कि तेरे कई 100 करोड़ कुएं आ जाएंगे, फिर भी समंदर को तू गिन नहीं सकता, इतना बड़ा है। फिर वो कुएं के मेंढक हंसने लगे, पागल, पूरी जिंदगी बीत गई हमारी, हमने कहीं देखा नहीं, तू यहाँ ढींगे हाँक रहा। हाँ, और वो सब कुएं के 8-10 मेंढक मिलकर समंदर के मेंढक के ऊपर हंसने लगे। दोस्त, एमवे का समंदर आपने देखा है, उस कुएं के अंदर के मेंढक ने नहीं देखा है। वो 8-10 आ जाएंगे, आपसे कहेंगे, अरे ऐसा कभी होता है क्या, लेकिन आपने समंदर देखा है। आप हुंकार भरना और आप कहना कि जिस चीज की आप कल्पना नहीं कर सकते हो, ऐसे समंदर में तैरता हूं मैं, आप जैसे कुएं के मेंढक से कहाँ डरता हूं, सीना तान कर कहना हो, क्योंकि उनका दोष नहीं है। वो सिर्फ उतना ही देखते हैं जितना देखना चाहते हैं, तो दिखाई उतना ही देगा जितना देखना चाहते। वो सोचते उतना है जितनी उनकी सोच है। ये बहुत खतरनाक सेशन ले रहा हूं मैं। लोग कहेंगे भाई इससे बाहर कोई पागल ही रहते क्या, नहीं। जो इस अवसर को समझने में गलती करता है, मुझे शक है कि उसके पास बुद्धिमानी। जो इतने महान व्यापार व्यवसाय को नहीं समझ सकता, जिसको आर्थिक आजादी समझ में नहीं आती है ना, मुझे शक है कि वो बुद्धिमान है। 25 साल इंडिया में हो गए दोस्त, 25 साल। जो चलता है कोई 25 साल चलता है। वर्ल्ड वाइड 65 ईयर्स, 110 कंट्री में चल रहा है, डंके की चोट पर। यह आपके समझ में नहीं आ रहा है, आपकी गलती, हमारी कोई गलती। हमने समझा, हमने सीखा और हम काम कर रहे हैं। इसलिए कुएं का मेंढक जान ही नहीं सकता है कि समंदर की आबो हवा किस कदर हो, वो कहां जान सकता है। लेकिन हमारे अंदर का डर, कभी कभी कुएं के मेंढक की बातें हमारे ऊपर इस कदर हावी हो जाती है कि हम समंदर में तैरने वाले भी अपने आप पर सवाल खड़ा कर देते हैं। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि निकल पड़ो अपनी रफ्तार से उस दिशा की ओर जहां सीना तान कर योद्धाओं की भीड़ खड़ी। जो आपसे मिले कहे, बहुत बढ़िया अवसर दिया। और मैं कहूं आपको, कुछ लोग चलते हैं हमारे साथ कुछ वक्त के लिए, लेकिन उनको एहसास होता है उनकी कमजोरियों, उनको एहसास होता है उनके डरावनेपन का, उनको एहसास होता है अपनी खामियों का, और वो हमारे साथ चलना छोड़ देते। कोई बात नहीं, नई राह, नए राहगीर, हम रुकेंगे नहीं, क्योंकि जीवन भर चलते रहेंगे। हम है वो मुसाफिर, हम चलते रहेंगे, निरंतर चलते रहेंगे। हम उस कुएं में नहीं रहेंगे, हम निरंतर चलते रहेंगे, क्योंकि चलना ही तो, प्रवाहित होना ही तो निशानी है आप जीवित हो। मरे हुए को कौन लेके जाते हैं, लोग मरे हुए कितने दूर, बस थोड़े दूर शमशान घाट। लेकिन जो जिंदा है वो हवाओं सा लहराता हुआ चलता है, वो पंछियों सा खिलखिलाता हुआ चलता है, वो अपने ही धुन में चलता है,
अपनी सपनों की दिशा में चलता है। फिर कोई उसे पागल कहे, कोई उसे दीवाना कहे, क्या फ़र्क पड़ता है? उसे कौन क्या कहे, वो तो अपने ही धुन में चलता है, अपनी सफलता की दिशा में। अगर आप में आपकी सफलता को लेकर पागलपन नहीं हो ना, तो कोई बड़ा काम नहीं कर रहे हो। अगर आपकी सफलता को लेकर आप पगलाए हुए नहीं हो ना, तो कुछ बड़ा नहीं कर रहे हो आप। थोड़ा-सा पागलपन अंदर से लेके आओ, अंदर से लेके आओ। बाँटते चलो सफलता के फ्रूट, सैमवे के फ्रूट सभी को, क्या पता कोई विक्रमादित्य मिल जाएगा। आसानी से नहीं मिलते हैं मोती से सहेज गहरे पानी में। आसानी से कहाँ मिलते हैं दोस्त, लेकिन बढ़ता उत्साह इस दुगना इसी हैरानी। मुट्ठी उसकी हर बार खाली नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। हार नहीं होती है दोस्त, हार मत मानना। हार मान लोगे ना आप, तो आपके बच्चों के नज़रों में आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। कदम पीछे हटा लोगे ना आप, तो आप किसी के रोल मॉडल नहीं बन। इस दुनिया पे राज करने से पहले अपने आप पे राज करना पड़ता है, अपने आप को खपाना पड़ता है, अपने आप की नींद दाँव पे लगानी पड़ती है, तब जाके कहीं इतिहास लिखा जाता है। अगर आपने इस बिज़नेस को करने का निर्णय लिया है ना, तो आप भीड़ से अलग हो गए हो। अब भीड़ वाले चैलेंज आपके नहीं रहे, आपके अपने चैलेंज अलग है। निकल पड़ो। कोई क्या सोचता है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन मैं मेरे बारे में क्या सोचता हूँ, ये बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। किसी एक बंदे ने स्टेटस रखा था, आई थिंक रोशनी मैडम ने रखा था। एक बिल्ली अपने आप को पानी में देखती है। तो बिल्ली होती है, लेकिन जब वो अपने आप को पानी में देखती है, तो शेर देखती है अपने आप को, शेर। अपने आप को शेर देखो, शेर, दहाड़ना सीखो आप। क्योंकि आप जब किसी को प्लान दिखा रहे हो, तो आप उसका जीवन बदल रहे हो, याद रखना। किसी ने हमको बिज़नेस के बारे में जानकारी दी ना, हमारे ग्रेट स्पॉन्सर अपलायंस सुनील और मीनाक्षी खैरनार जी ने जब हमको अवसर दिखाया ना, तो हमारी ज़िंदगी बदली कि नहीं बदली? उन्होंने जब हमको ये अवसर दिया, तो हमारी ज़िंदगी बदली कि नहीं बदली? आप किससे भी बात करने वाले हो, किससे भी आप मुलाकात करने वाले हो, किसी को भी आप प्लान दिखाने वाले हो, तो आप जीवन बदलने वाले हो कि नहीं बदलने वाले हो उसका? इसलिए वो क्या सोचता है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन सोच तो हमारे पास है ना, हम तो जानते हैं कि हम इसके जीवन को बदलने की शुरुआत कर रहे हैं। अगर ये वो डर के कारण या किसी कारण मुझे बिज़नेस का अवसर नहीं देते, तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते, मैं तो डर जाता हूँ, कहाँ जाता मेरा जीवन? अगर मैं लेक्चरर हूँ, कुछ ऐसा बड़ा सोचकर अगर मैं मना कर देता तो, कहाँ जाता मैं आज? क्या मेरे सपने पूरे होने वाले थे? क्या हम पति-पत्नी कभी विदेश की यात्रा करने वाले थे? क्या आप ऐसे हमको सुनने वाले थे? नहीं, तो उन्होंने ये बिज़नेस मुझे देकर मेरे ऊपर 7 जन्मों का एक मैं कहूँ आपको उपकार किया है दोस्त। इस जन्म में मैं उसको मिटा नहीं सकता हूँ। इतना बड़ा एहसान किया है उन्होंने हमारे ऊपर। तो आप जब किसी को प्लान दिखा रहे हो ना, किसी को जॉइनिंग दे रहे हो ना आप, तो आप उसके जीवन को बदल रहे हो, आप एहसान कर रहे हो। याद रखना, इसलिए हल्की सोच के साथ मत जाओ। अपने आप की सोच में बड़ी परिवर्तन लेके आओ, बड़ा सोचो क्योंकि आप जिस योद्धा को प्लान दिखा रहे हो, वो कल का डायमंड है, जिसके लिए आप दिन-रात खपाने वाले हो। याद रखना आप। हम डरते हैं, हम डरते हैं किसी से बात करने के कारण, क्योंकि हमारा स्वार्थ कभी-कभी हमको बड़ा सोचने नहीं देता है। दोस्त, आपको पता नहीं है, ना आपको पता है, ना उसको पता है कि दोनों के मिलन से क्या होता है। एक अपलाइन, एक डाउनलाइन मिल जाए ना, तो डायमंड की लाइन लग सकती है दोस्त। सर मैंने प्लान दिखाया वो सोच के बताने वाला है। शायद आपने सोच के प्लान नहीं दिखा। शेर की तरह दहाड़ के प्लान दिखाते। 10-15 सवाल पूछ के प्लान दिखाते तो योद्धा आपके पीछे आ जाते। लोग आपकी बात इसलिए नहीं सुनते हैं कि शायद हो सकता है उनकी कमियाँ हो और या हो सकता है कि आपकी कमियाँ हो। कमियों को उजागर करके, उनमें सुधार करके नए सिरे से कल के हुँकार भरो। हुँकार भरना आता है? हुँकार भरो कि ये महीना खत्म होने से पहले मैं 10 जॉइनिंग लेके आऊँ। हुँकार भरो। ये महीना खत्म होने से पहले मैं मेरी 6 विड्थ एक्टिव करूँगा। उनकी डेप्थ में जाके काम करूँगा, तहलका मचा दूँगा, अपने आप को खपा दूँगा, क्योंकि ज़िंदगी बड़ी होने से कोई फ़ायदा नहीं है। ज़िंदगी लंबी होने से कोई फ़ायदा नहीं, ज़िंदगी बड़ी होनी चाहिए। किसने कहा 100 साल जीना चाहिए? छत्रपति शिवाजी महाराज 50 साल जिए दोस्त। लेकिन जब तक धरती, सूरज, चाँद रहेगा, तब तक लोगों के दिलों पे राज करेंगे। कुछ ऐसे योद्धाएँ हैं, हुए इतिहास में। कुछ ऐसे रथी, महारथी हुए इतिहास में। मैं बताऊँ आपको?
मैंने कहीं तो भी पढ़ा था, आई थिंक जिब्राल कुछ नाम है उनका, मुझे याद नहीं आ रहा है, ये बड़े दार्शनिक है, याद आ जाएगा तो मैं बता दूंगा, पढ़ा था कहीं तो। उन्होंने कहा था कि बच्चा जो है ना मेरा, जो मैं उसको ज्ञान दे रहा हूं ना, उस ज्ञान को उसने नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मेरा आग्रह होता है कि मैं जो जानता हूं उसी दिशा में बच्चा चले। हम बच्चों को हम जो है वही बनाना चाहते हैं। अगर मैं लेफ्ट सोच रखता हूँ, कम्युनिस्ट वाली सोच है मेरी, तो मैं चाहूंगा मेरा बेटा ऐसा ही बने। अगर मैं आध्यात्मिक सोच रखता हूँ तो मैं चाहता हूँ मेरा बेटा वैसा ही बने। तो जिब्राल ने कहा कि ऐसा आपके बच्चों को कुछ मत दो, आप जो आपके पास है उसे अपने अनुभवों से अपनी दिशा में चलने दो, आप थोपो मत अपनी विचारधाराएं। मैं सोचने लगा, हमारी शिक्षा प्रणाली तो हमारे ऊपर आए दिन थोप, हमें कहाँ सोचने का मौका देती। ये लाके खड़ा कर दिया, ये इतिहास, वो इतिहास, ये भूगोल, ये बस पढ़ो। सबसे बड़ी नदी कौन सी? तो पास। सबसे बड़ा खंड कौन सा? इसका कैपिटल कौन? और हम उसी में उलझ गए दोस्त। जिसकी मेमोरी अच्छी हमने उसको बुद्धिमान मान लिया, लेकिन जिसकी सोच अच्छी उसको हमने शिक्षा प्रणाली में कहीं कोई स्थान नहीं। तो लेकिन अब वक्त है और ये बदल भी रहा है, क्योंकि जिस इतिहास में, अब इतिहास में चले जाओ, 5000 वर्ष में जितना ज्ञान का विस्फोट नहीं हुआ वो पिछले 50 साल में हुआ है दोस्त। क्योंकि आज भी मैं देखता हूं, ज्योग्राफी का टीचर जाता है और वो हाथ में नक्शा लेकर टांग देता है और बच्चों को नक्शा टांग कर बोलता है, बच्चों ये है हमारा भारत। जब वो बच्चा कहता है सर वो तो मैं गूगल मैप पे पहले ही देख चुका हूं। नहीं, पहले ही देख चुका हूं सर, आप मुझे ये क्या बता रहे हो? अभी भी नक्शा टांग रहे हो सर? 30 साल पहले आपके टीचर टांगा करते थे, आज भी आप वही नक्शा टांग रहे हो सर? समय ने करवट बदल ली सर। अरे हाँ, लेकिन बेटा मैं ना आपकी तरह थोड़ा सा ना, वो क्या बोलते हैं ना, वो इंस्टाग्राम, वो मैं समझ नहीं पाता हूँ क्या सर। अरे बच्चे 100 साल आगे निकल गए दोस्त, अभी हमारा इंस्टा अकाउंट नहीं बना है। आज के बच्चे कोडिंग करते, कोडिंग। आज के बच्चे घर में रोबोट बना लेते। और हमारी परेशानी ये है कि हम अभी भी उलझे पड़े। अरे वो भूगोल का नक्शा किधर है, इधर लेके आओ, मैं थोड़ा सा बताता हूँ आप। निकल गए बच्चे आगे। वक्त बदल चुका है, अब वक्त है अपने आप को बदलने। कभी कभी हमको मराठी में कहावत है, मांगता है इतने भीख मग मास्टर की सीख, तो हिंदी में मैं कन्वर्ट कर देता हूँ, आप भीख नहीं मांग सकते तो भाई टीचर बन जाओ। नहीं, जब आदमी कुछ नहीं बनता है तो टीचर बन जाता है। माफ करना टीचर लोग, आप इसको सीरियसली मत लेना, ऐसा कहते हैं भाई, ये मेरी लाइन थोड़ी ना है। अगर किसी ने लिखा है तो कुछ सोच समझ के लिखा होगा, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं भी तो एक टीचर हूँ। 1983 में किसी ने डीएड बीएड किया था, तब से लेके आज तक कोई किताब पढ़ी नहीं। वो अभी रटा रटाया ज्ञान जो 30 साल पहले पढ़ा था वो अभी भी बच्चों को पढ़ा रहा है। क्या करें आप? बताओ, आप बताओ तो, क्या करें आप? नहीं, समझ में नहीं आ रहा है ना, उलझन में। बच्चे एक सवाल पूछते हैं, टीचर बोलता है क्या करो यार। आजकल के बच्चे क्या करते हैं, बच्चे ने सवाल पूछ लिया तो टीचर गुस्सा हो जाता है, तो जब बहुत होशियार दिख रहा है बच्चे समय। आजकल के बच्चे अबैकस वाले हैं दोस्त, आपके कैलकुलेटर से ज्यादा वो जोड़ना, अंक जोड़ना जानते हैं ना। मैं तो बोलता हूँ कि टीचर का क्या होगा आने वाले वक्त। नहीं, आने वाला वक्त इतना खतरनाक आ रहा है, और गवर्नमेंट भी यही चाहती कि पढ़ाओ काम, जाओ गांव में टॉयलेट कितने, जाओ कितने लोगों का राशन कार्ड है, जाओ सब कुछ करके आओ, बच्चों को बाद में पढ़ाया जाए। और बच्चे वक्त में सब लिखो डायरी, सब बच्चों का आकलन करो, उसी में रहो। सर पढ़ेंगे कब? आ रहो पढ़ लेंगे, पहले डायरी भेजो आप फटाफट। समझ में नहीं आ रहा किस दिशा में कहाँ कुछ जा रहा है। बड़े बड़े स्कूल कॉलेजेस बन गए, बड़े बड़े स्कूल बन गए। जितना मेरा पूरा जिंदगी का एजुकेशन हुआ उतना 1 साल का फीस है बेटे का। नहीं दिया तो लोग हंसेंगे, कहाँ पढ़ रहे बच्चे, तो ये भी आजकल सोशल स्टेटस हो गया है। आजकल के बच्चे पढ़ रहे हैं कि बोझ ढो रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। बच्चा इतना सा, बक्सा इतना सा, और अभी से बोल रहा है बेटा तू आईआईटी इंजीनियर बनेगा, भेजो कोटा, वही फांसी ले लेगा। हो रहा है थोड़े। मैं कहूं आपके जीवन से अगर पैसा कमाने का टेंशन खत्म हो जाएगा ना दोस्त, इस बिजनेस में आप डायमंड चले जाओगे ना, तो आपका बेटा बड़ा संगीतकार बन सकता है।
आपके बेटे को आपने कभी हाथ में पियानो दिया ही नहीं, हो सकता है कि बड़ा पियानो बजाने वाला। आपने आपके बेटे को कभी तबला दिया ही नहीं, हो सकता है कि तबला उस्ताद बन सकता था। आपके बेटे को आपने कभी गिटार दिया ही नहीं, हो सकता है कि गिटार में कुछ मास्टरी कर सकता था वो। आपके बेटे की किसी भी स्किल को निखारने का आपने कोई काम नहीं किया, बस आपने बक्सा कंधे पे डाला, स्कूल भेजा और एक भविष्य का एक नौकर बनाने की प्रक्रिया में आप पूरा परिवार लिप्त हो गए। क्या करें? यही सच्चाई। लेकिन दोस्त, इस बिजनेस को बना डालो, फाउंडर डायमंड बन जाओ, साल की 1 करोड़ की इनकम आएगी, फिर सोचो आपका बच्चा किस चीज में इंटरेस्ट लेता है। बोला क्रिकेट, तो एकेडमी ज्वाइन कर। बोला सिंगिंग, तो कहीं ना कहीं उस्ताद के साथ पास भेजो उसे, उसे पढ़ने का बोझ मत। मैंने आज तक ना मेरे स्कूल में, मेरे कॉलेज में, ना मेरे बच्चों का मैं कभी अंक नहीं देखता हूँ, क्योंकि जिस व्यक्ति की बात आपको सुनने में अच्छी लगती है ना, इसको जिंदगी में 60% कभी मिले ही नहीं, मिले ही नहीं 60%। क्योंकि आपके परसेंटेज आपके व्यक्तित्व में कभी कोई कोई अंदाजा ही नहीं लगा सकता। संत कबीर की बात अगर मैं आपसे कहूं, आज उनके ऊपर सैकड़ों लोगों ने पीएचडी कर दी है। अगर वो उन समय किसी स्कूल कॉलेज में अगर नौकरी के लिए अप्लाई करते तो कोई उनको प्यून भी नहीं रखता। लेकिन बातें देखिए आप, कहाँ पड़े थे? कबीरा खड़ा बाजार लियो लुकाटी हाथ, जो घर फूके अपना वो चलो हमारे साथ। चलती चाकी देख के बिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई। पहान पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। सुना आपने सब? पहान पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। काके उससे चक्की भली जिसे पीस खाए संसार। क्या क्या विद्रोह भरी लाइन कही। आज का विद्रोह कहीं मर गया है। हमारे शिक्षा ने विद्रोह करना हमसे भुला दिया है। विद्रोह करना सीखो, अपने अस्तित्व के लिए लड़ना सीखो, अपने हक के लिए लड़ना सीखो। अमीर बनना हमारा हक है, आजादी पाना हमारा हक है, उसके लिए दिन रात मेहनत करो। लेकिन आज की शिक्षा प्रणाली ने हमको गुलाम बना दिया है, हमेशा हमेशा। सर मैं सोच के बताऊं क्या? और कमबख्त सोचता ही नहीं। सर मैं ना मेरी वाइफ को पूछ के बताता हूँ। अबे वाइफ कौन है तू पूछ के बताएगा? नहीं, तो समझ में नहीं आता यार। इतना बड़ा अवसर हमारे दरवाजे पर आकर दस्तक दे चुका है, दम तोड़ रहा है, और हम है कि नौटंकी पे नौटंकी किए जा रहे हैं। उठो, अब परिवर्तन की शुरुआत करो, अपने आप से करो, अभी करो, इसी वक्त करो। क्योंकि आने वाला वक्त आपसे जवाब मांगेगा कि चिल्ला चिल्ला कर आपको बताया गया, 60 साल का इतिहास आपके सामने रखा गया, 100% इको फ्रेंडली बायोडिग्रेडेबल मनी बैग गारंटी के प्रोडक्ट आपके सामने रखे गए। फिर भी किस दिशा में गुम थे आप? कहाँ खोए थे आप? किसने आपको रोका और किसने दिया आपको धोखा? फिर मत कहना कि मेरी अपलाइन ठीक नहीं थी। फिर मत कहना मैंने जिनको ज्वाइन किया वो ठीक नहीं थे। अपने आप को झापड़ लगा के कहना कि मैं ठीक नहीं था, मेरी अकल ठिकाने पे नहीं थी, मेरी मति मारी गई थी। कहना, ईमानदारी से बात करना सीख लो आप। इससे बढ़िया अवसर इस धरती पे नहीं है दोस्त। बहुत सारी बातें मुझे आप लोगों से बतानी थी, लेकिन वक्त रुकता कहाँ है किसी। मैं तो और 1 घंटा बात कर सकता हूँ आप लोगों के साथ में, सारी सच्चाई आपके सामने दिल खोल के रख सकता हूँ, पर क्या करूँ, समय की बड़ी पाबंदी है। अब मत पूछना कि लोग सर हमारी बातें क्यों नहीं सुनते हैं। सुनती है दुनिया, सुनवाने वाला चाहिए। झुकती है दुनिया, झुकवाने वाला चाहिए। मानती है दुनिया, मनवाने वाला चाहिए। निकलो तो सही जरा रब्ता जोगी बनकर, थोड़े से पागल बनकर, थोड़े से हटके। जिससे मिलो वो कायल हो जाए आपके व्यक्तित्व का। जिसके साथ चलो तो उसको प्राउड फील हो जाए कि मैं आपके साथ चल रहा हूँ। ये आप कर सकते, बहुत अच्छे से कर सकते। तो दोस्त, आप सबसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि 11 बज चुके हैं, इससे ज्यादा समय मैं नहीं ले सकता हूँ। इसी के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देते हुए आज के होस्ट मिस्टर दत्तात्रेय अलगढ़ जी को मैं आमंत्रित करता हूँ। दत्तात्रेय जी, ओवर टू यू। और थैंक यू फॉर होस्टिंग, और थैंक यू आप सभी ने इतना दिल लगाकर तमाम बातों को सुना। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, बैक टू बैक लगातार हम एटीट्यूड सेशन करते जाएंगे। हर हर वक्त, हर सेशन में हम कुछ ना कुछ नया और कुछ ना कुछ बढ़िया सीखते जाएंगे। सीखेंगे तो टिकेंगे, सीखेंगे तो दिखेंगे, और सीखेंगे तो डायमंड बनेंगे। ओके, थैंक यू। दत्तात्रेय जी, टू यू। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू। जिस जिंदगी को परखा ना हो, जिस जिंदगी को परखा ना गया हो, वो जीने लायक नहीं है।
आत्मविश्वास ही महानता की नींव है, यही आप हमें हर शुक्रवार के दिन सिखाते हो। खुद का आत्मविश्वास हम में बढ़ाते हो, और यही आत्मविश्वास लेकर हम आपके नाम का परचम इस एमवे की दुनिया में बहुत बढ़ाएंगे सर। और आज हमारे ये समझ में बकायदा आया है कि आखिर आपकी बातें लोगों के समझ में क्यों नहीं आती, विक्रम और वेताल की इस कहानी के साथ। बहुत बढ़िया सर, थैंक यू।